गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत, जिसमें फर्स्ट है एडम स्मिथ का निरपेक्ष लागत लाभ सिद्धांत, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी ऑफ एडम स्मिथ। एडम स्मिथ के बारे में आप थोड़ा बहुत तो जानते हैं कि आप फर्स्ट ईयर में भी इसके बारे में पढ़ा था। क्लासिकल अर्थशास्त्री जिनकी पुस्तक थी द वेल्थ ऑफ नेशंस, जो कब प्रकाशित हुई थी 1776 में। तो एडम स्मिथ का जो निरपेक्ष लागत लाभ सिद्धांत है, ये इसका उदय कब हुआ? जब जो वाणिज्यवादी अर्थशास्त्री थे या व्यापारवादी जो विचारक थे, वो ये कहते थे कि सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए और संरक्षणवाद, मतलब एक तरह से नेशनलिज्म की भावना थी कि जो विदेशी जो देश है उनके साथ व्यापार नहीं करना चाहिए। उसके प्रतिक्रिया के रूप में एडम स्मिथ के जो सिद्धांत है उसका उदय हुआ। इसकी कुछ मान्यताएं हैं जिस पर यह सिद्धांत आधारित है। फर्स्ट, इसकी मान्यता है कि सरकार को द्वारा अर्थव्यवस्था में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता। मतलब ये मानते हैं कि सरकार अर्थव्यवस्था में कोई हस्तक्षेप नहीं कर रही है। दूसरी इनकी मान्यता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केवल दो देशों ए और बी में होता है। मतलब ये अधिक देशों के साथ व्यापार की बात नहीं करते, सिर्फ दो देशों में व्यापार की बात करते हैं। थर्ड, इनकी मान्यता है इन दो देशों में केवल दो वस्तुओं का विनिमय किया जाता है। और अगली इनकी मान्यता है उत्पादन का केवल एक ही साधन है, और वो कौन सा है? श्रम। तो एक तरह से इनका मॉडल क्या हो गया? 2x2x1, मतलब दो नेशन, दो गुड्स और वन फैक्टर। दो देश हैं, दो ही वस्तुएं हैं और एक साधन है, और वो कौन सा है? श्रम। अब इस सिद्धांत की अपन व्याख्या देखते हैं। माना दो देश ए और बी दो वस्तुओं एक्स और वाई का उत्पादन करते हैं, तो व्यापार से जो लाभ होगा ट्रेड के बाद या ट्रेड से पहले जो स्थिति है उसको हम इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं। व्यापार से पहले उपयुक्त तालिका में देख सकते हैं आप कि जो देश ए है वो एक्स वस्तु का उत्पादन कर रहा है 20 इकाइयाँ, जबकि वाई वस्तु का उत्पादन कर रहा है ए देश 10 इकाइयाँ, और जो बी देश है वो एक्स वस्तु का उत्पादन कर रहा है 10 इकाइयाँ और वाई वस्तु के उत्पादन कर रहा है वो 20 इकाइयाँ। इस प्रकार जो टोटल प्रोडक्शन है विश्व का वो कितना है? एक्स वस्तु की 30 इकाई और वाई वस्तु की 30 इकाई। अगर इन दोनों देशों के बीच में ट्रेड होता है तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो ए देश है उसको तो किस में विशिष्टीकरण प्राप्त है? एक्स वस्तु में, जबकि जो बी देश है उसको किस वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त है? वाई वस्तु के उत्पादन में। अगर ये देश ट्रेड करते हैं आपस में, मतलब जो ए देश है वो केवल एक्स वस्तु का उत्पादन करता है और बी देश है वो है सिर्फ वाई वस्तु का उत्पादन करता है, तो व्यापार के बाद की स्थिति आप देख सकते हैं कि ए देश में एक्स वस्तु की 40 इकाइयाँ उत्पादित होती है और बी देश में वाई वस्तु की 40 इकाइयाँ उत्पादित होती है। तो जो विश्व उत्पादन है वो दोनों ही वस्तुओं का बढ़ गया पहले की तुलना में, क्योंकि पहले तो एक्स वस्तु का 30 इकाइयाँ उत्पादन हो रही थी और वाई वस्तु की भी 30 इकाइयाँ उत्पादित हो रही थी। व्यापार के बाद दोनों की 40-40 इकाइयाँ उत्पादित होने लगी। व्यापार से लाभ आप देख सकते हैं कि दोनों देशों को शुद्ध लाभ प्राप्त होता है कितना? 10 इकाइयों के बराबर। इस प्रकार उपयुक्त जो तालिका है इससे स्पष्ट है कि व्यापार के बाद विश्व उत्पादन अधिकतम होता है तथा दोनों ही देश व्यापार से शुद्ध लाभ प्राप्त करते हैं। इसको डायग्राम के द्वारा भी दर्शाया जा सकता है उत्पादन संभावना वक्र के माध्यम से। उत्पादन संभावना वक्र बताता है कि एक देश, उसके देश में जो भी उत्पादन की टेक्नोलॉजीज है या जो भी साधन है उसके पास, उसके आधार पर दो वस्तुओं का कितना उत्पादन कर सकता है। ये उत्पादन संभावना वक्र की डेफिनेशन है। तो जो निम्न जो डायग्राम है जिसमें A1, ये तो ए देश का उत्पादन संभावना वक्र है या ए देश की घरेलू कीमत रेखा है, जबकि B1 बी देश का उत्पादन संभावना वक्र या बी देश की घरेलू कीमत रेखा
है। यदि ए देश अपने संपूर्ण साधनों या उत्पादन की जो भी टेक्नोलॉजी है उसको अगर एक्स गुड्स पर ही इन्वेस्ट करता है तो वह एक्स गुड की OA1 मात्रा उत्पादित कर सकते हैं, जबकि अगर बी देश भी इसी प्रकार केवल वाई वस्तु का उत्पादन करता है तो वह वाई वस्तु की OB मात्रा उत्पादित कर सकता है। उत्पादन संभावना वक्र की ढाल आप देख पाएंगे कि जो उत्पादन संभावना वक्र की ढाल होती है वो कैसे निकालते हैं। जो ए देश है उसकी तो आप कैसे निकालें, प्रत्येक देश में एक्स और वाई वस्तु में श्रम उत्पादन के अनुपात, उत्पादन का मतलब क्योंकि अपने उत्पादन का साधन ही क्या माना है, ओनली श्रम, तो श्रम उत्पादन के अनुपात से मापा जा सकता है। स्लोप ऑफ AA1 मतलब उत्पादन संभावना वक्र AA1 जो कि देश ए का उत्पादन संभावना वक्र है उसका ढाल LXA। LXA का मतलब क्या हुआ कि X वस्तु का ए देश में श्रम उत्पादन अनुपात, LYA तो ए देश में वाई वस्तु का श्रम उत्पादन अनुपात, ये इसका स्लोप हो गया किसका, उत्पादन संभावना वक्र का। ऐसे बी देश में BV1 जो उसका उत्पादन संभावना वक्र है उसका स्लोप हो जाएगा LXB/LYV। अभी देख सकते हैं आप कि जो LXA/LYA अर्थात AA1 उत्पादन संभावना वक्र का ढाल उत्पादन संभावना वक्र BB1 के ढाल से कम है, अर्थात AA1 का ढाल BB1 के ढाल से कम है। इससे स्पष्ट है कि देश A को वस्तु X के उत्पादन में निरपेक्ष लागत लाभ प्राप्त है, जबकि देश B को वस्तु Y के उत्पादन में निरपेक्ष लागत लाभ प्राप्त है। अर्थात इससे क्या तात्पर्य है कि जो देश A है उसको तो X वस्तु के उत्पादन में लाभ प्राप्त है और देश B को Y वस्तु के उत्पादन में लाभ प्राप्त है। इसलिए इन दोनों देशों को फॉरेन ट्रेड करना चाहिए एडम स्मिथ के अनुसार, और अपनी जो जैसे ए देश है उसको एक्स वस्तु खुद के यहाँ उत्पादित करनी चाहिए और वाई वस्तु उसको बी देश से प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि उसको विशिष्टीकरण किस में प्राप्त है, एक्स वस्तु में। ए देश को एक्स वस्तु में विशिष्टीकरण प्राप्त है, इसलिए उसको एक्स वस्तु का उत्पादन करना चाहिए और वाई वस्तु का उसको आयात करना चाहिए। तो एडम स्मिथ कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से दोनों ही जो देश हैं उनको क्या प्राप्त होगा, लाभ प्राप्त होगा, और जो विश्व उत्पादन है वो भी पहले की तुलना में बढ़ेगा। ठीक है, तो ये तो था इसका निरपेक्ष लागत लाभ सिद्धांत। अब इसकी कुछ आलोचनाएं भी हैं, जैसे इसमें फर्स्ट मान्यता ये ली गई है कि जो प्रत्येक निर्यातक देश है उसको एक वस्तु के उत्पादन में निरपेक्ष लागत लाभ प्राप्त है। जैसे कि आपने देखा कि ए देश को एक्स वस्तु के उत्पादन में निरपेक्ष लागत लाभ प्राप्त है और बी देश को वाई वस्तु के उत्पादन में निरपेक्ष लागत लाभ प्राप्त है, परंतु यह सदैव मान्य नहीं होता। ठीक है, ये इसकी एक आलोचना है। सेकंड इसकी आलोचना है कि यह उन तत्वों को स्पष्ट करने में असफल रहा जो दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को प्रभावित करते हैं। मतलब व्यापार को निर्धारित करने वाले तत्वों के बारे में ये बताने में असफल रहा। थर्ड इसकी आलोचना है कि एडम स्मिथ का जो आधिक्य का निर्गमन सिद्धांत है वह भी पूरी तरह से संतोषजनक नहीं है, क्योंकि एडम स्मिथ कहता है कि अगर कोई देश किसी वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त करता है और उसके यहाँ अधिक उत्पादन होता है, तो जो आधिक्य हो रहा है मतलब जो उसके देश के घरेलू जो निवासी हैं उनकी आवश्यकताएं पूरी होने के बाद में उसके पास जो बच रहा है उसको वह क्या कर सकता है, निर्यात कर सकता है। तो एक तरह से कहता है कि उसके पास जो सरप्लस हो रहा है उसको बाहर निर्गमन मतलब उसको बाहर बेच सकता है, परंतु यह पूरी तरह संतोषजनक नहीं है, क्योंकि मान लो कोई विकासशील देश है उसके यहाँ घरेलू आवश्यकता तो है
उस वस्तु की यहीं पे, पर वो मजबूरी है उसकी, क्योंकि उसको फॉरेन करेंसी या अपनी निवेश है उसको बढ़ाने के लिए या अपने देश में इनकम अर्जित करने के लिए ट्रेड निर्यात करना पड़ रहा है। तो वो आधिक्य का निर्वहन नहीं कर रहा, वो अपने देश की आवश्यकताओं में कटौती कर उसको उसका ट्रेड कर रहा है या उसका निर्यात कर रहा है। तो ये इसकी कुछ आलोचनाएं थी। निष्कर्ष रूप में आप कह सकते हैं कि एडम स्मिथ का जो सिद्धांत है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार के रूप में निरपेक्ष लागत लाभ सिद्धांत की स्पष्ट व्याख्या करता है। एक तरह से जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसके लिए एक आधार का काम करता है, क्योंकि इसके बाद में इसकी आलोचना के या इसका विस्तार के रूप में क्लासिकल जो अर्थशास्त्री है रिकार्डो, उसका नया सिद्धांत आया, वो आप कल देखेंगे, तुलनात्मक लागत लाभ सिद्धांत। तो इसके कुछ कमियां हैं, परंतु उसके बावजूद भी इसका कुछ महत्व है। ठीक है, धन्यवाद।